आप सभी को नमस्कार। कक्षा 8 एनसीईआरटी सिलेबस अध्याय 1 भारतीय संविधान के भाग 2 में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षण, भारतीय संविधान को किस प्रकार से बनाया गया, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले भारत के संविधान को बनाने के लिए क्या प्रयास किए गए। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी नीति में शामिल किया। उसके बाद संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध, आप जानते हैं दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच लड़ा गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संविधान सभा की यह मांग और तेज हो गई कि भारत का खुद का समय का संविधान होना चाहिए, और अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा ने दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया, और इस प्रकार 150 साल 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत या अंग्रेजी शासन के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नीति और भविष्य तय करने का मौका मिला। इस संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से अपने महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माण के काम को गंभीरता से पूरा किया। उन्होंने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया। संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता की जबरदस्त भावना थी। भारत के भावी संविधान के हर एक भाग पर जमकर चर्चा हुई और सभी लोगों की सहमति के बाद ही किसी विषय को संविधान में शामिल किया गया। भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं? देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ये भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इन्होंने अनुसूचित जातियों के हितों का विशेष ध्यान दिया। इस प्रकार 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन हो रहा था, कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ा था, वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। यानी अंग्रेजी शासन ने जो नियम बनाए थे, उन्हें बाध्य होकर भारतीय जनता को नियम मानने पड़ रहे थे। औपनिवेशिक राज्य, जो इंग्लैंड ने औपनिवेशिक राज्य स्थापित किया था भारत को, के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। लोकतांत्रिक यानी वहाँ की जनता अपने शासन को स्वयं चुने, इस प्रकार का शासन वहाँ होना चाहिए, इस प्रकार का देश भारत को होना चाहिए। उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाएगा और उसके कामकाज के नियम क्या होंगे। इन्हीं को बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान को तैयार करना था। यह काम किसी एक व्यक्ति के वश में नहीं था। यानी ये किसी इतना बड़ा काम जो है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ का काम नहीं था। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया, जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। ये सारे सदस्य, इसको संविधान सभा के सदस्य जो थे, वो उनकी संख्या लगभग 300 थी। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रही। लेकिन संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। कौन सी? हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी न तो भाषा एक थी, न एक धर्म था, और न एक जैसी संस्कृति। यानी भारत के प्रत्येक राज्य में अलग अलग संस्कृति, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग संप्रदाय रहते थे। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था, उस समय हमारा देश काफ़ी उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। यह निश्चित हो चुका था कि भारत के 2 टुकड़े हो रहे हैं और उसका दूसरा एक नया देश पाकिस्तान बनना है। कुछ रियासतें, जो उस समय राजा के राज्य थे, उनको रियासतें बोला जाता था, कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य का क्या होगा, वे किधर जाएगी। यानी वो भारत में रहेगी या पाकिस्तान में जाएगी। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी। यानी उथल पुथल मची हुई थी आज़ादी के तुरंत बाद।
संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, इन सबको ध्यान में रखते हुए संविधान निर्मित करना था। लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी को दूर करने के लिए और जनप्रतिनिधियों के चयन में यानी जो सरकार बननी थी उसमें जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी जोर दिया। इस प्रकार 3 वर्ष 11 माह और 18 दिन के अथक प्रयास के बाद भारतीय संविधान सभा ने एक भारत को संविधान सौंपा जो विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। और इसी संविधान के तहत आज भारत की सरकार चुनी जाती है। भारत में प्रत्येक नागरिक को कुछ अधिकार दिए गए हैं, नागरिकों से कुछ कर्तव्यों की भी बात करता है। देश की कुछ नागरिक के भी कर्तव्य है जो देश के प्रति उनके होने चाहिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। तो इस प्रकार संविधान बनाने वाले लोगों ने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह से हल किया, आइए इन सब बातों की अब चर्चा करते हैं। तो भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों में सर्वप्रथम आएगा संघवाद। इसका मतलब क्या है? देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना। देखिए हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी, यानी प्रत्येक राज्य की एक अपनी अलग सरकार है और पूरे देश की एक अलग सरकार है। जो देश की सरकार है उसको केंद्र सरकार और जो प्रत्येक राज्य स्तर पर जो सरकार है उसको राज्य सरकार बोलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था जो ग्रामीण स्वशासन है, तीसरी इकाई है इसकी का तीसरा स्तर है जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए प्रत्येक शहरी क्षेत्र के लिए सरकार चुनी जाती है, जैसे नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, इस प्रकार है, वो तीसरा स्तर है। इसी प्रकार गांव में जो सरकार चुनी जाती है उसको पंचायती राज व्यवस्था बोलते हैं। जैसे ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है, इस प्रकार से जो सरकार बनाई जाती है वो स्थानीय सरकार के नाम से जानी जाती है। कि भारत में इतने सारे समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, विभिन्न प्रकार के समुदाय रहते हैं। इन समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए जिसमें राजधानी दिल्ली, देश की राजधानी कौन सी है? दिल्ली। वहाँ जो लोगों द्वारा चुने हुए लोग भेजे जाएंगे, जनता द्वारा चुने हुए जो लोग भेजे जाएंगे उनको बोलेंगे मुट्ठी भर लोग। जो नेता जाएंगे वो थोड़ी संख्या में थोड़ी होते हैं, इसलिए बोला यहाँ मुट्ठी भर लोग। ये पूरे देश के फैसले न लेने लगे, यानी सिर्फ वो ही इस देश के मुख्य फैसले ना लेने लग जाए। इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग फैसले भी लिए जा सके। प्रांतीय का मतलब यहाँ राज्य स्तर के प्रत्येक राज्य के लिए अलग सरकार की व्यवस्था की गई ताकि जो फैसले लिए जाएं, सरकार जो महत्वपूर्ण फैसले लेंगी वो जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए ही ले पाए। तो इस प्रकार से प्रांतीय सरकार के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार, यानी उनको स्वतंत्रता है कुछ मुद्दों पर अधिकार बनाने का या फैसले लेने का। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर, राष्ट्रीय महत्व के सवाल जो पूरे देश के लिए हैं, इसके लिए सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। तो वहाँ कौन से कानून लागू होंगे? पूरे देश में जो केंद्र सरकार ने बनाए हैं, इसमें वहाँ प्रत्येक राज्य द्वारा बनाया हुआ कानून लागू नहीं होगा। अब केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार से किया गया? तो इस कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियाँ दी गई है, जैसे संघ सूची, इसमें केंद्र सरकार अपनी कानून बनाती है। राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकारें बना सकती है। तीसरी सूची है समवर्ती सूची, इसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार जो कानून बनाएगी उसी को माना जाएगा। तो इस प्रकार से इन सूचियों में बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। अभी केंद्र सरकार का विषय है या ये विषय राज्य सरकार का है, तो उसी के अकॉर्डिंग उनको बांटा गया है। इसके साथ संविधान का यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सकती है। तो इसमें यह भी प्रावधान किया गया है, राज्य सरकार कोई काम करवा रही है तो उसके लिए पैसे का प्रावधान कहाँ होगा। कोई भी विकास कार्य है तो उसके लिए पैसा लगता है, तो वो पैसे कहाँ से आएंगे। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, यानी वो सिर्फ केंद्र सरकार के कहने से काम नहीं करेंगे,
बल्कि उन्हें भी संविधान से अपनी ताकत और अधिकार मिले हैं। इसका भी प्रावधान कहाँ किया गया? संविधान में। भारत के सभी लोग इन स्तरों की सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। यानी इनमें से जो भी कानून बनेंगे, जो भी नीतियाँ बनाएंगी, उन सभी नीतियों को, कानूनों को भारत के लोग मानने के लिए बाध्य होंगे। भारतीय संविधान का अगला लक्षण है संसदीय शासन पद्धति। यानी दूसरा बिंदु क्या होगा? संसदीय शासन पद्धति। देखिए, सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं, चाहे चुनाव केंद्र सरकार के हों या राज्य सरकार के हों या स्थानीय स्तर के जो चुनाव होते हैं, उसमें लोग अपनी इच्छा से अपने मनपसंद उम्मीदवार को अपना मत देकर या अपना वोट देकर उनको जिताते हैं और उन्हीं के आधार पर आगे चलकर वो सरकार बनती है। तो अपने पसंद के उम्मीदवारों को ही भारत की जनता जो है वो आगे चुनकर भेजती है। तो भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिक कौन होते हैं? जो 18 वर्ष से की आयु पूर्ण कर चुके हों, 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों और उनको मत डालने का, वोट डालने का अधिकार मिल गया हो, उन्हें बोलते हैं वयस्क नागरिक। को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तब उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग और औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार देने के पीछे जो संविधान निर्माता थे उनका क्या मत था कि अगर इस प्रकार का अधिकार मिलेगा तो भारत में जाति, वर्ग और जो भेदभाव होते हैं लिंग के आधार पर या ऊंच नीच का जो अंतर है वो कम हो जाएगा और सभी को समानता के प्रकार से अधिकार मिलेगा। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, यानी कोई भी व्यक्ति है वो चुनाव लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो, यानी वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। इनका काम क्या होता है? जनता की उम्मीदों को पूरा करना, उनके सपनों को पूरा करना, जिसके लिए उन्हें चुनकर आगे भेजते हैं। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधि क्यों महत्वपूर्ण होता है, इस बारे में आप जान गए होंगे कि जनता जब किसी को चुन के आगे भेजती है तो पूरी जनता या उस समाज की एक जो सपना होता है कि सरकार किस प्रकार की हो, उनके किस प्रकार के कार्य होने चाहिए, उन सभी कार्यों को वो प्रतिनिधि पूरा करने वाला होना चाहिए और उसी प्रकार की सरकार का वो सपना देखता है भारत का प्रत्येक नागरिक। अगला और तीसरा बिंदु है शक्तियों का बंटवारा। किस प्रकार से संविधान में शक्तियाँ बांटी गई है? संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग है। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य के 3 अंग कौन कौन से हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब ये विधायिका क्या होती है? देखिए, विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि जिनको जनता वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनकर आगे भेजती है। कार्यपालिका ये क्या होती है? ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। तो कार्यपालिका शासन चलाने और कानूनों को लागू करने का काम करता है। इसी प्रकार से न्यायालयों की व्यवस्था की गई है, उसे क्या कहेंगे अपने? न्यायपालिका। न्यायालय जहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलता हो। अब न्यायालयों के भी 3 स्तर हैं। प्रत्येक जिला स्तर पर जिनको जिला न्यायालय बोलते हैं, उसके बाद में प्रत्येक राज्य स्तर पर न्यायालय बनाएंगे, उनको उच्च न्यायालय बोला जाता है। अपने राजस्थान की बात करें तो जयपुर और जोधपुर में इस प्रकार का न्यायालय स्थापित किया गया है। और तीसरा और सबसे ऊपर वाला जो स्तर है उसको राष्ट्रीय स्तर बोलते हैं या उच्चतम न्यायालय भी बोल सकते हैं। ये कहाँ स्थित है देश का? नई दिल्ली में। तो इस प्रकार से शक्तियों का बंटवारा किया गया है जो किसी भी राज्य में या किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को, यानी कोई भी व्यक्ति अगर सत्ता को भोग रहा है या सत्ता का सुख ले रहा है या जनता ने उनको प्रतिनिधि बनाकर आगे भेजा है और वो कोई दुरुपयोग कर रहा है तो उसको रोकने के लिए ये प्रावधान किए गए हैं। इनकी शक्तियों को बांटा गया है ताकि इन सभी अंगों की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग हो
शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश लगाता है, यानी उनकी मनमानी को रोकने का काम प्रत्येक अंग करता है। और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है, यानी शासन की जो व्यवस्था है सुचारू रूप से वो चलती रहती है। इस अध्याय में एक शब्द राज्य शब्द बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है। तो राज्य क्या होता है? राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु का अर्थ होता है स्वतंत्र लोग, तो स्वतंत्र लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं। तो प्रत्येक भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार या इसको बोल सकते हैं कार्यपालिका। सरकार का दूसरा नाम क्या होगा? कार्यपालिका। राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है, यानी राज्य से बड़ा होता है, सरकार से बड़ा नाम उसका होता है राज्य का। उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यानी राज्य को हम सरकार नहीं बोल सकते, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी ये होती है कानून बनाना और उसे लागू करना। लेकिन जब भी चुनाव होते हैं तो सरकार बदल सकती है, लेकिन राज्य का स्वरूप कभी नहीं बदलता। भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों का चौथा बिंदु आता है मौलिक अधिकार, जिसे सबसे महत्वपूर्ण अधिकार अपने मान सकते हैं। पहले जानते हैं कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। ये वे अधिकार है जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक है या मौलिक समझे जाते हैं, उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार एक ही बात है। प्रत्येक देश के लिखित अथवा अलिखित संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार को मान्यता दी गई है। ये ऐसे अधिकार है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है, जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक नागरिक को भारतीय संविधान में कुछ स्वतंत्रता दी गई है, वे इनके मौलिक अधिकार माने जाते हैं। तो मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। यानी कि अंग्रेजी शासन ने भारतीयों के सभी अधिकारों को कुचल दिया था, या ये बोलें कि उन्होंने भारतीयों को कोई अधिकार नहीं दिए थे। और यही बात भारतीय संविधान निर्माताओं के ध्यान में थी, और उन्होंने स्वतंत्र भारत में कोई भी सत्ता का दुरुपयोग ना करे, इसके लिए सभी नागरिकों को कुछ लिखित अधिकार दिए थे। यही मौलिक अधिकार है, और ये अधिकार राज्य की सरकार को मनमानी करने से रोकते हैं। आगे देखिए, विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। यानी कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो अल्पसंख्यक, जिनकी संख्या बहुत कम थी, ऐसे समुदाय ये चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह, कौन से समूह? अल्पसंख्यक जो समूह थे, उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। इसी को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है, और ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था, जो भी सरकार है उसके लिए बाध्य हो, या जो संस्था जो कानून बना सकते उसके लिए बाध्यकारी हो, जो कानून बनाने का अधिकार रखती है, ताकि आम व्यक्ति का बहुसंख्यकों या अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा हो सके। इस प्रकार से आपने जाना कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं।